और ये जो अश्लीलता, नग्नता परोसी जा रही है ना मोबाइल के ऊपर, ये हमारे चरित्र का केवल नाश करती है। आप उल्टी सीधी चीजें वहां पर देखते हो, उल्टी सीधी बातें वहां पर देखते हो, और फिर आपको लगता है इनको प्रैक्टिकल किया जाए। और प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होता है, बुरा मत मानना, मैं पहले ही बोल देती हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होता है, क्लास में फिर पढ़ाई पर ध्यान कम है, और वो जो टीवी के गाने चल रहे हैं रोमांटिक, उन चीजों पर ध्यान ज्यादा है। फिर वहीं पर पता लगा लड़कियां भी अपने आप को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाती, वो भी गलत गतिविधियों में रहती है, और लड़के भी अपने आप को रोक नहीं पाते, वो भी गलत गतिविधियों में रहते हैं। माँ बाप खुश हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं, और आपकी पढ़ाई कुछ दूसरी चल रही है। और एक दिन उसका दुष्परिणाम क्या निकला, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि पता लगा थोड़े से बड़े हुए और तुरंत माँ बाप को ऐसे हाथ घुमा करके हाई कर दी, जा रहे हैं, भाग रहे हैं घर छोड़ करके। कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कि वो लड़का कितना वफादार है, कुछ पता नहीं कि वो लड़की कितनी वफादार है, कुछ पता नहीं, पर माँ बाप को हाथ घुमा देते। और कई बार तो माँ बाप जब कोशिश करते ना ढूंढने की, तो थाने में जाके खड़े हो जाते। और ऊपर से कुछ ऐसे नियम सरकार ने बना दिए, ये निकम्मे नियम, कि लिविंग रिलेशन जैसे कानून, अडल्ट हो गए तो अपनी इच्छा से सब कुछ। मैं मना नहीं करती कि अपनी इच्छा से, लेकिन पहले इतना सोच तो लो कि जिनके साथ में जा रहे हो वो तुम्हारे लिए कितने वफादार होंगे। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग गई, जो माँ बाप की नहीं हो सकी, वो उस लड़के की इज्जत और मान सम्मान को क्या बढ़ाएगी। और जो लड़का भी किसी लड़की को लेकर के फरार हो गया, जब उसने अपने माँ बाप की नहीं सोची और तुम्हारे माँ बाप की नहीं सोची, तो वो समाज में क्या इज्जत आपको दिलवा पाएगा। सोचा आपने? पता नहीं कितनी लड़कियां भेंट चढ़ गई, और केवल लड़कियां नहीं, मेरठ के अंदर जो मुस्कान का केस हुआ, वहां लड़के तक भेंट चढ़ गए। माँ बाप से खिलाफ होकर के चुनाव किया, अब बाद में पता लगा इसका तो कैरेक्टर ही कुछ नहीं है, तो वो अपने आप फांसी पर लटक गया। तो तबाही तो दोनों तरफ से है ना। अब आप ये सोचो, आपके माँ बाप जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनसे बड़ा हितैषी आपका कोई हो सकता है क्या? जोर से बोलो। जो माँ बाप आपको खांसी आने पर भी रात भर जाग देते हैं, आप स्कूल में हो लेकिन आपकी मम्मी को अभी से चिंता होगी बच्चे इतने बजे आएंगे, क्या खाएंगे, क्या उनको खाने को देना है, जो आपके पल पल की परवाह करते हैं, और उनको चुटकी बजा करके और बाय करके चले जाए, इससे बड़ी बात, इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी। तो कह दूं, माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं तो वो हित के लिए कह रहे हैं। इसलिए अगर आपको रात में कहा जा रहा है ना कि बेटे समय से सो जाओ, वो भी आपके हित के लिए है, और सुबह उठने को कहा जा रहा है, वो भी आपके हित के। तो दूसरा नियम है सोने का, और तीसरा नियम है डर का। गलत काम करते हुए हमेशा डरो, पर सही काम करते हुए डरने की आवश्यकता, जोर से बोलो। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो, इस विद्यालय को आर्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो आर्य शब्द है, ये वैसे तो सृष्टि के आदिकाल से ही है, पर बीच में ये विलुप्त सा हो गया था, और पुनः इस शब्द से हमें जोड़ने का काम किया आनंद कंद युग प्रवर्तक महर्षि, जोर से बोलो, दयानंद नहीं बोलते, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने, अब महर्षि दयानंद सरस्वती वो शख्सियत थे जिनके विरोध में सब खड़े हुए थे, सब। और लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद अपने पक्ष पर अडिग रहे, क्योंकि वो जानते थे वो सही है। अकेले, और अकेले खड़े रहे, और अकेले ऋषि दयानंद ने वो कार्य करके दिखा दिया जो असंभव सा लगता था। जैसे आज आप यहां पर बैठे हैं,
तो जब भी कोई वेद के मंत्र बोलता है वो 2-4 बच्चों को तो नहीं सुनाता, सबको सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? जोर से बोलो, सबको। आज अगर ये वेद के मंत्र, वेद की बातें सब सुन रहे तो ऋषि दयानंद के कारण। आज ये जितनी भी यहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, अगर इन्हें शिक्षा का अधिकार मिला तो किसके कारण? ऋषि दयानंद जी के कारण। अगर आज दलितों का उद्धार हुआ तो किसके कारण? बोलो, ऋषि दयानंद जी के कारण। भारत देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका ऋषि दयानंद की रही। पता नहीं कितने कितने आंदोलन उन्होंने चलाए और आज उसका ये परिणाम है, विश्व के 35 देशों के अंदर आर्य समाज फैला हुआ है। और ये काम किसकी बदौलत हुआ? अकेले ऋषि दयानंद की बदौलत। और सोचो, हम में से अगर कोई ऐसा बनने का प्रयास करे, हैं, वो अकेले इतना बड़ा काम कर रहे। और किसी कवि ने तो बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था, आओ, कि आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। वेदों का किया है प्रचार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया है प्रचार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। ईंटे पत्थर खाए तुमने, पर भेद नहीं लाए मन में। ईंटे पत्थर खाए तुमने, पर भेद नहीं लाए मन में। करुणा के थे भंडार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। करुणा के थे भंडार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। दयानंद, तुम्हारा क्या। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। ऐसे में किया युग परिवर्तन, दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। ऐसे में किया युग परिवर्तन, दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। दयानंद, तुम्हारा क्या। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, विधवा विवाह भी करवाए। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, विधवा विवाह भी करवाए। कन्या गुरुकुल
तुम्हारा क्या कहना, नारी का किया सम्मान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, आर्यों के तुमको प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। पाचक ने विष में तो दिया, ऋषिराज ने उसको माफ किया। पाचक ने विष में तो दिया, ऋषिराज ने उसको माफ किया। कई बार कई बार कई बार किया विषपान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, कई बार किया विषपान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, आर्यों के तुमको प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आयुओं की तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो जो ऋषि ध्यान रखना, जिनको हम मानते हैं वो कभी भयभीत नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए। कुछ गलत करो तो उसमें भयभीत हो जाओ, लेकिन सही कार्यों में भयभीत होने की आवश्यकता। और चौथा है अंतिम के चरित्र। चौथा है अंतिम चरित्र। पशु फिर भी मर्यादित ढंग से रहते, मर्यादा मतलब जो उनका व्यवहार है, लेकिन मनुष्य की वो जो मर्यादा समाप्त हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। वो बस विषय में इसलिए नहीं रखूंगी, आप सब बच्चे हैं, लेकिन संकेत करूंगी। और संकेत इस बात का कि हम अपने जीवन को बड़े संयमित ढंग से व्यतीत करें। कुछ नहीं रखा इन चरित्रहीनता के कार्यों में, कुछ नहीं रखा एक दूसरे को ध्यान रखना गलत दृष्टि से देखने में, कुछ नहीं रखा अश्लील बातों में, कुछ नहीं रखा अश्लील चीजों में। केवल जीवन भ्रष्ट ही होता है। और भगवान ने अगर इतना सुंदर जीवन आपको दिया है तो इसे सदचरित्रता के साथ में, पवित्रता के साथ में व्यतीत करो। ये आपकी आयु है, ये आपकी उम्र है, जिसे जितना अच्छे विचारों की तरफ लगा लोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अपनी पढ़ाई में लगाओ, किसी अच्छी चीज को सीखने में अपने दिमाग को लगाइए। ऐसे बनो कि आगे चल करके अपने देश समाज को मजबूत बना सको। और मैं अक्सर चर्चा किया करती हूं, जापान एक छोटा सा देश है, छोटा सा, और उस छोटे से देश के अंदर भी आप देखो इतनी देशभक्ति है। वो अमेरिका जैसे देशों को भी आंखें दिखा देता है, डरता नहीं, छोटा सा है वो। हर साल कभी सुनामी, कभी बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं भी झेलता है, पर फिर भी इतना मजबूत। जानते हो कैसे? जापान के 5 साल के बच्चे के अंदर भी आपको देशभक्ति मिलेगी। इतनी देशभक्ति कि अगर सड़क पर कोई कचरा पड़ा है, ध्यान से सुनना, तो बच्चा ये नहीं देखता कि कचरा फेंका किसने। 5 साल का बच्चा भी कचरा उठा करके डस्टबिन में डालेगा। क्यों? मेरा देश गंदा नहीं रहना चाहिए। और हम क्या करते हैं? कुछ भी खाया, कोई रैपर इधर डाल दिया, कोई इधर डाल दिया, और फिर क्या कहते हैं? भारत में गंदगी बहुत है। गधे घोड़ों ने थोड़ी की है। किसने की है गंदगी? जोर से बोलो। हमने। और अगर साफ भी करेगा तो कौन करेगा? पता लगा स्वामी रामतीर्थ जी जापान घूमने गए
और वो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वहां एक छोटी सी लड़की है, उसने अपनी स्कूल की बैग से सुई धागा निकाला और ट्रेन की एक सीट फटी हुई थी उसे सिलने लगी। स्वामी रामतीर्थ जी ने लड़की से पूछा, क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? लड़की ने कहा, ये सीट फटी है, मैं इसे सिल रही हूं। उन्होंने कहा, ये तो रेलवे का काम है। लड़की तुरंत कहती है, आर यू इंडियन? क्या आप भारतीय हैं? अगर आप जापान के होते तो आप ऐसी बात ना कहते कि सीट फटी हुई है तो इसे रेलवे सिलेगा। देश मेरा है, देश की ट्रेन मेरी है, तो इन्हें ठीक रखने का कर्तव्य और दायित्व भी किसका है? बोलो। इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कराबी में थी अभी पिछले दिनों, तो पता लगा 2 दिन का जो टूर बना है कराबी में, जिन्होंने मुझे बुलाया था, वहां पर कुछ जगह थी ऐसी जो वो दिखाना चाहते थे, दर्शनीय स्थल। तो अब जो गाड़ी थी वो गाड़ी आई तो पता लगा कुछ और भी लोग थे जो भारतीय मूल के थे। अब वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो टाइम दिया था हम उससे 15 मिनट लेट पहुंचे। और भारत में जब 10-15 मिनट लेट हो जाता है तो व्यक्ति को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, पर वहां पर जो ड्राइवर थी वो एक लड़की थी, बस की ड्राइवर, मी नाम था लड़की का। तो वो अपनी सीट पर बैठी हुई है और वो हंस रही है। मैं उसकी बराबर में बैठी थी तो मैंने पूछा, मी आर यू लाफिंग, व्हाई, हंस क्यों रही? तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि आई नो दैट इंडियन कभी टाइम पर नहीं आते। अब इस बात को सुनकर के मुझे आज ऐसी आती है, लेकिन उस समय बहुत शर्म आई। क्यों? ये मेरे देश की बेइज्जती थी। अगले दिन जब वो लेने के लिए आई, मैंने सबको बोला, हम 5 मिनट पहले वहां पर खड़े हुए थे। तो तुरंत क्या बोली? ओ गुड डिसीजन, आई रेस्पेक्ट यू। तुरंत झुक करके ऐसे किया। अगर इतनी बारीकी से कुछ चीजों को सोच करके चलोगे तब जाकर के लगेगा कि आगे चल के हम देश को मजबूत बना सकते हैं। और अगर सामान्य जीवन है तो फिर सामान्य में तत् पशुभिर्नरणम, जो लास्ट वाली पंक्ति है वो हम पर डिपेंड करती है कि फिर हम सामान्य हैं तो सामान्य का सीधा सा मतलब फिर क्या हुआ? सामान्य का सीधा सा मतलब ये हुआ कि फिर पशुओं में और हम में कोई अंतर, बस उनकी पूंछ है हमारी पूंछ नहीं, उनके सींग है हमारे सींग नहीं, पर वो सींगों के साथ जितना नहीं मारते उतना हम बिना सींगों के मारते हैं। कोई अंतर नहीं है। क्यों? इसलिए आपको जो मैंने कहा ना, भारत का भविष्य, तो भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए? कमजोर या मजबूत? जोर से बोलो। बस इतना ही मजबूत बनाना है। अगर भारत का भविष्य हो आप तो इतना ही मजबूत बनाना। अगर भारत का भविष्य हो आप तो आपको ईमानदार होना चाहिए या करप्ट होना चाहिए? तो बस ईमानदार बन जाना तो मेरा देश ईमानदार बन जाएगा। अगर आप भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए या चरित्रहीन होना चाहिए? तो मेरा भारत चरित्रवान बन जाएगा। आप जैसा अपने आप को बनाओगे भारत वैसा ही बनता चला जाएगा। आप जितने मजबूत बनोगे मेरा देश भी उतना ही मजबूत बनेगा। इसीलिए एक नारा लगाया जाता है, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, और यदि हम ही ना सुधरे तो फिर जग को कौन सुधारेगा? पाकिस्तान वाले। जग को कौन सुधारेगा? भारत वाले। क्योंकि कहते हैं हमको इंडिया वाले। ठीक है, तो आइए वो सुधारात्मक दृष्टिकोण आप लेकर के चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद करती हूँ, खास करके हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल श्रद्धेय श्री मनीष जी का, आदरणीय प्रमोद जी का, महेंद्र जी का, और हमारी पूरी मातृशक्ति की जो टोली बैठी है, उमेश भैया भी आ चुके हैं, और पूरे हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और विशेष धन्यवाद मैं उन बच्चों का करती हूँ कि मुझे तो कहा गया था समय को बढ़ाते चले जाना, मुझे भी कष्ट हो रहा था आपको धूप में बैठे हुए देख करके, लेकिन कुछ बातें तो जो थी आपसे तपस्या करवानी ही थी। और आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं
वो किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। नहीं तो 10 मिनट धूप में खड़ा कर दो तो चक्कर आके गिरने लग जाते हैं, पर आप सच्चे आर्य यहाँ पर बैठे हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं। परमात्मा करे आप जीवन में इतनी उन्नति पर प्राप्त करो कि आपके माता पिता, आपकी संस्था को आप पर गर्व हो। आप सबके लिए मेरी अत्यंत अत्यंत शुभकामनाएं हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।